अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हमारा टॉपिक है मैं आपको एक बार उस टॉपिक पे ले चलती हूँ। आवर टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एनालिसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर रहेगा कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, before starting our today's topic, let us review our previous topics which we had studied yesterday. फर्स्ट वन इज़ जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था किसी भी एल्गोरिथम को क्रिएट करने का, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। सो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास जितनी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को जब हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना होता है और वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले हम एक सूडो कोड उसके लिए लिखते हैं। वो सूडो कोड जो है वो क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर हैं, कुछ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ यहाँ पर क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है ताकि हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट कर सकें, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर किसी भी एल्गोरिथम को जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलर एल्गोरिथम लिख रहे हैं और आपको चेक करना है कि क्या मैंने जो लिखा है वो किसी काम का है, कोई इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो उसके लिए आपके पास पॉइंट होंगे इनपुट, आउटपुट, अनएम्बिग्यूअस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। इन सभी पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन हम कल देख चुके हैं। सो आप इसके प्रीवियस जो हमारा वीडियो है वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर डिज़ाइनिंग एल्गोरिथम। जब आप किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, मेक श्योर कि हमें कुछ बातों का उसमें ध्यान रखना होगा। उस एल्गोरिथम को डिज़ाइन जब आप या तो कर रहे हो या करना शुरू कर रहे हैं आप लोग, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। किसी भी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने से पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। एग्जैक्ट या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है। इसका मतलब किसी भी एल्गोरिथम को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि वो एल्गोरिथम आपको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी या जो भी आउटपुट प्रोवाइड करेगी वो आपकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है या तो एक एग्जैक्ट रिजल्ट वो प्रोवाइड करे, मतलब आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एग्जैक्ट रिजल्ट आपको दे सके, अदर देन दैट एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट भी दे सके, यानी नियरेस्ट टू एग्जैक्ट रिजल्ट, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं, मेक श्योर कोई भी एल्गोरिथम ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। हर एल्गोरिथम का अपना एक अलग बेसिस होता है, एक बेस होता है, राइट। जैसे कौन सी एल्गोरिथमिक टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आप मेथड स्पेसिफाई कर रहे हो, एल्गोरिथम की करेक्टनेस कितनी है, हम डेटा स्ट्रक्चर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास पॉइंट आता है एनालाइजिंग एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के क्या क्या तरीके होते हैं, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, जो कि हमारा यहाँ पर लास्ट पॉइंट था, हमने कल भी बात की थी। किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने के दो मेन पॉइंट होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेशन हमने कल भी क्लियर किया था। किसी भी एल्गोरिथम को जब आप किसी भी कंप्यूटर पे रन करना शुरू करते हैं तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और कितना टाइम वो लेगा उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए, कितना टाइम कंज्यूम होगा किसी भी सिस्टम में, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये दो फैक्टर होते हैं, दैट इज टाइम फैक्टर एंड स्पेस फैक्टर आर द टू एसेंशियल फैक्टर विच आर यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एंड टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एल्गोरिथम, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का डेफिनेशन हमने अभी क्लियर किया। डेफिनेशन के बाद हमने कल भी देखा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमने क्या लिखा है, आप सबसे लास्ट लाइन में देख सकते हैं। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम P इज S ऑफ P इज इक्वल्स टू C प्लस SP ऑफ I। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्स्टेंट पार्ट को, और SP ऑफ I किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल पार्ट को, राइट। इसका मतलब कांस्टेंट पार्ट आपके जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं उसमें कितना है और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनका एडिशन प्लस यहाँ पर जो वेरिएबल पार्ट है वो कितना स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इन दोनों का एडिशन क्या कैलकुलेट करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। ये भी हम कल देख चुके हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेशन हमने कल भी क्लियर किया था। किसी भी एल्गोरिथम को जब आप किसी भी कंप्यूटर पे रन करते हैं तो ओवरऑल
वो कितना टाइम लेते हैं अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए, इट रिप्रेजेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने 3 टर्म्स को एसोसिएट किया था। फर्स्ट वन इज वर्स्ट केस, जिसका मतलब मैक्सिमम टाइम, बेस्ट केस मतलब मिनिमम टाइम, और एवरेज केस मतलब द टाइम बिटवीन एवरेज एंड द टाइम बिटवीन वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस, वो क्या होगा आपका एवरेज टाइम होगा, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखे थे असिम्प्टोटिक नोटेशन, इनका मेन यूज़ क्या है, क्यों लगाए जाते हैं। तो जो हमने यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में 3 टर्म्स जोड़ी हैं, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम एंड एवरेज टाइम, राइट। तो ये 3 टाइप के जो टाइम है, इनको जब आप कैलकुलेट करते हो और कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैथमेटिकल नोटेशंस आप यूज़ करते हो, वो मैथमेटिकल नोटेशन क्या कहलाते हैं यहाँ पर, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, राइट। और ये असिम्प्टोटिक नोटेशन अगेन मैंने अभी कहा कि जुड़े हैं किसके साथ में, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के साथ में। तो 3 टाइप के नोटेशन हम यूज़ करते हैं। पहला नोटेशन जो है वो आपका कौन सा होगा यहाँ पर, दैट इज बिग ओ नोटेशन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्स्ट केस को। सेकेंड नोटेशन है आपका ओमेगा नोटेशन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, आपके बेस्ट केस को। एंड द लास्ट नोटेशन इज थीटा नोटेशन, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, आपके एवरेज केस को। इतना हमने कल रीड आउट कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं जो आज हमारे पास टॉपिक है, जैसे मैंने सबसे प्रीवियसली आपको बताया था, एनालिसिस एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डेफिनेशन एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे। जब कभी भी आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन से पहले कुछ चीज़ें जो कि हमें अज्यूम करनी है वो क्या होगा, कि अगर किसी भी एल्गोरिथम में किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना है, तो अगर उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, कुछ मिली सेकेंड लग रहा है, कुछ नैनो सेकेंड लग रहा है, तो हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये टर्म्स ना यूज़ करते हुए हमने एक स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पर यूज़ की है, और वो क्या है यहाँ पर, यूनिट, UNIT, दैट्स यूनिट, ओके। सेकेंड हमें यहाँ पर अज्यूम करना होगा कि आपके एल्गोरिथम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से ऑपरेशन, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आपके एल्गोरिथम में जितने भी हैं, जहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं, हर एक अरिथमेटिक और या फिर एक लॉजिकल ऑपरेशन अगर यूज़ हुआ है, अगर एक यूज़ हुआ है तो वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, एक अरिथमेटिक यूज़ हुआ है तो वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, अगर 2 अरिथमेटिक एक लॉजिकल हुआ है तो वो टोटल 3 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। मतलब आपको हर यूनिट ऑफ टाइम का अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेजेंस आपको क्या करना है, एडिशन, एंड एक एक ऑपरेटर 1 यूनिट ऑफ टाइम के इक्वल होगा, ओके। थर्ड आपको यहाँ पर जो एज्यूम करना है वो क्या होगा, जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट हैं जो कि आप एंड में लिखते हैं, वो रिटर्न स्टेटमेंट भी कितना कंज्यूम करेंगे, आपका 1 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। ये कुछ बातों का ध्यान हमें रखना होता है जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ओके। अब जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक कोड लिखा है मैंने, हम कोड देख लेते हैं। इंट सम a कॉमा बी, फिर मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को स्टार्ट किया है, ठीक है। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज हुआ है। इनके बीच में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड देन रिटर्न c, ठीक। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर कोड के लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि ये जब एग्जीक्यूट होगा तो ये कितना यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ओके। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में यूज़ नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, क्या ओपन हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है, डजेंट मैटर, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें मतलब किस चीज़ से है, इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी और रिटर्न c, ठीक है। यानी जब उनमें कोई वैल्यू आप अज्यूम करेंगे तब उनके साथ क्या ऑपरेशन होगा, हमें इस चीज़ से मतलब है, ओके। तो चलिए इंट c इज इक्वल्स टू a प्लस बी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो मैंने जस्ट इसके प्रीवियस स्लाइड में आपको क्या बताया था, जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन है वो कितना कंज्यूम करेंगे, 1 यूनिट ऑफ टाइम।
पीछे चलते हैं। 1 यूनिट ऑफ टाइम, दैट मीन्स ये जो इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सबसे पहले ए प्लस बी का एडिशन कौन सा ऑपरेटर होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कितना कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम, यानी एक अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज हुआ है इनके बीच में, तो 1 यूनिट ऑफ टाइम। उसके बाद यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मीन्स इट्स अ लॉजिकल ऑपरेशन, तो लॉजिकल ऑपरेशन अगर यहाँ पर होगा तो ये लॉजिकल ऑपरेशन कितना कंज्यूम करेगा, अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है ये ओवरऑल कितना यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेगा, सो एक प्लस के लिए 1 यूनिट और एक इक्वल टू के लिए 1 यूनिट, यानी टोटल इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रिटर्न सी। तो मैंने जस्ट प्रीवियस यहाँ पर बताया जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो कितना कंज्यूम करेंगे, 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि ये जो रिटर्न सी है वो कितना कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम। अब आप देखो ये दो इंस्ट्रक्शन मैंने एग्जीक्यूट की, ये दो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है। अब मैं इनका अगर एक सम निकालूं तो सम कितना होगा, टोटल 3 यूनिट ऑफ टाइम। नाउ ये जो 3 है वो क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, राइट। अगर इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से a और b की वैल्यू कुछ भी दूं, सपोज एक बार मैं 2,2 दे दूं, एक बार मैंने इसको 4,3 दे दिया, मैं कुछ भी वैल्यू दूं, क्या ये जो मेरा 3 मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है क्या इसका कोई रिलेवेंस है क्या, यहाँ पर नहीं। ये 3 मैंने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया, बेस्ड ऑन द ऑपरेटर एंड द प्रेजेंस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट ओनली। ओके, तो इस टाइप से जब आपकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी आती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक फिक्स्ड और अ कांस्टेंट वैल्यू, उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, फिक्स्ड और कांस्टेंट, दैट मीन्स चेंजिंग द वैल्यू डज नॉट अफेक्ट द टोटल टाइम। तो इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास होगी वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, ठीक। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट टाइम वी यूज, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप कैलकुलेट करोगे या टाइम कैलकुलेट करोगे, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको यहाँ पर अगर मिल रही है, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास नोटेशन होगा दैट इज बिग ओ ऑफ 1। कहीं पर भी अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि दैट मीन्स ये जो 1 है वो किसी कांस्टेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि उसका टाइम कितना मिला है मुझे, 1। इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी, बट ये अगर आप 1 लिख देते हो दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने जो टाइम कैलकुलेट किया है वो किस टाइप का है, इसका मतलब जो टाइम कैलकुलेट किया गया है वो कैसा है, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप फिर देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ है। उस सेट ऑफ कोड को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पहला सेट ऑफ कोड हमने यूज़ किया था वहाँ पर हमारे पास कोई लूप नहीं था, कोई इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं था, कोई कंडीशन ऐसी हमारे पास थी नहीं। लेकिन जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वहाँ पर हमारे पास एक लूप भी है, कंडीशन भी है। अब देखते हैं कि इसके लिए हम कैसे करेंगे। तो रूल हमारे पास अभी भी वही हैं जो हमने सबसे पहले देखा था कि जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम, जितने भी रिटर्न स्टेटमेंट हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि जो डिक्लेरेशन वाले स्टेटमेंट है उनको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कैलकुलेट करना है। सो ये कुछ रूल्स थे। अब जब इस कोड की हम बात करेंगे, सबसे पहले इंट, यहाँ पर सम, यहाँ पर मैंने एक अरे डिक्लेयर किया हुआ है। सो सेम मेरा मोटिव यही है कि यहाँ पर मुझे कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पैरेंथेसिस ब्रैकेट मुझे नहीं कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंट सम इक्वल्स टू 0, दैट इज अ इनिशियलाइजेशन कंडीशन। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, इनिशियली सम किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, दैट मीन्स इट कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ टाइम, राइट। तो ये 1 यूनिट ऑफ टाइम आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 यूनिट ऑफ टाइम ऊपर, ठीक है, और 1 यूनिट ऑफ टाइम ऊपर टाइम, और नीचे क्या, इस साइड में आप देखोगे नंबर ऑफ टाइम रन। इसका मतलब कहीं पर भी अगर आपके लूप के स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, लूप आने वाला है, दैट मीन्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ यूनिट ऑफ टाइम कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आपको यूनिट ऑफ टाइम के साथ साथ क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम रन। इसका मतलब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन होगा आपको ये भी देखना है, ठीक है।
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी टोटल यूनिट ऑफ टाइम कितना लगेगा इनटू वो स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है 1 यूनिट ऑफ टाइम इनटू 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के इक्वल टू में मैंने कुछ वैल्यू लिखी है, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको साइड में नोट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट सम इज इक्वल्स टू 0 कितना कंज्यूम करेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम, ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा 1 टाइम के लिए, ठीक है। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारे पास लूप है, कहीं पर भी अगर आपका लूप यूज हो रहा है, चाहे वो फॉर हो, वाइल हो, डू वाइल लूप हो, अगर आपका लूप यूज हो रहा है तो जो पहली इनिशियलाइजेशन की कंडीशन है वो क्या होती है, लूप के अंदर कांस्टेंट रहेगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त हम उस इनिशियलाइजेशन कंडीशन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो ये 5वां रूल है जो आपको याद रखना है, इट्स अ 5th रूल यू शुड रिमेंबर कि जो इंट आई इज इक्वल्स टू 0 है, यानी जो पहली इनिशियलाइजेशन कंडीशन होगी किसी भी लूप के अंदर उसको चेक करने के लिए, तो ये इनिशियलाइजेशन कंडीशन हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। सो उसके बाद क्या बचा, आई स्मॉलर देन एन, यानी एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ 1 यूनिट ऑफ टाइम, एंड देन क्या लिखा हुआ है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, आई प्लस 1, यानी लॉजिकल ऑपरेटर सॉरी अरिथमेटिक ऑपरेटर कितना यूज हुआ आपका 1। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ये टोटल कंज्यूम कितना कर रहा है, एक इस ऑपरेटर के लिए और एक अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए टोटल 2 यूनिट ऑफ टाइम। अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है वो कितनी बार रन होगा, ठीक है, कितनी बार रन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, आई स्मॉलर देन एन, जो मेरा कंडीशन पार्ट है वहां क्या लिखा हुआ है, आई स्मॉलर देन एन। इसका मतलब जब तक n से कंडीशन मेरी छोटी प्रूव होती जाएगी i की वैल्यू, तब तक तो ये कोड चलेगा, मतलब n नंबर ऑफ टाइम के लिए चलेगा। एक बार और ये कोड एक्स्ट्रा रन होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कोड है वो कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए चलेगा, m तक तो चलेगा, लेकिन n के बाद एक बार और चलेगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो स्टेटमेंट में नंबर ऑफ टाइम रन कितना हो जाएगा इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का, n+1, ठीक। अब इस n+1 का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2n2 और ब्रैकेट में n+1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी अंदर हम आते जाएंगे, यहाँ पर कितना होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें देखना है किस चीज़ को, यहाँ पर ऑपरेटर। एक सम का ऑपरेटर यूज हो रहा है 1 यूनिट ऑफ टाइम और एक इक्वल टू यूज हो रहा है अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम, सो इक्वल्स टू 2 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब वापस कंडीशन वही आ जाती कि ये स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, तो फॉर लूप के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट कितनी बार रन होगा, जब तक ये कंडीशन मेरी ट्रू होती जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन मेरी कब तक चल रही है, n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई को रन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो कितनी देर के लिए रन होगा, यहाँ पर n टाइम्स के लिए ये स्टेटमेंट रन होगा। सो इन दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम इंटू n इक्वल्स टू 2n के इक्वल, ठीक है। उसके बाद अगेन मैंने लिखा है यहाँ पर रिटर्न सम, रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है, यानी 1 यूनिट ऑफ टाइम, रन भी कितनी बार होगा, 1 टाइम के लिए रन होगा, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपके लूप यूज हुए हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, ये जो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इन सारी वैल्यूज को आपको आपस में ऐड करना होगा, जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले इन सबको हमने एडिशन किया, एडिशन करके मैंने एक इक्वेशन का फॉर्म जनरेट किया, दैट इज 4n+4, ठीक है। वापस हम अब अपने कोड पे चलते हैं। हमारा कोड क्या था, यहाँ पर ये जो हमने कोड लिखा हुआ था जिससे मैंने इक्वेशन एंड में क्या डिराइव की, यहाँ पर 4n+4, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि n की मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू लूँगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 4n+4 होगा। यानी ये जो 4+4 है इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है, तो मैंने अपनी इक्वेशन के फॉर्म को एक जनरलाइज फॉर्म में चेंज कर लिया, दैट इज an+b, ठीक है। तो चेंज क्या होगी, यहाँ पर इस n की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी क्योंकि अरे का साइज तो मैं एक बार फिक्स करूंगी। तो an+b इक्वेशन के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया, ठीक है। इसका मतलब ये होगा इट में चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n।
तो n की वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना कि a प्लस बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसी जब आपकी इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा किसी भी कोड के बाद, जब आप एक ऐसी इक्वेशन जनरेट करोगे a n प्लस बी के फॉर्म में, उस कंडीशन में वो जो टाइम आप कैलकुलेट करोगे वो क्या कहलाएगा यहाँ पर, लीनियर टाइम, ठीक है। ए एन प्लस बी। अब हम आगे चलते हैं, इस ए एन प्लस बी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो नोट नंबर 2 यहाँ पर आप देखिए, टू रिप्रेजेंट लीनियर टाइम वी यूज, लीनियर टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए, ए एन प्लस बी। इस ए एन प्लस बी में क्या होगा, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बचेगा क्या, एन। एन की हायर वैल्यू, तो एन की हायर वैल्यू यहाँ पर क्या है, सिर्फ एन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे साइड में देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, साइड में देखो, लूप एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा कोड दिया हुआ है जहां पे कोई भी लूप सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, उस कंडीशन में उस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी होगी, यहां पर मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी n, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बिग O ऑफ n। बात समझ में आ रही है। इक्वेशन का फॉर्म क्या आएगा, ए एन प्लस बी, ए कांस्टेंट है उसको हमने रिमूव कर दिया, बी कांस्टेंट है उसको रिमूव कर दिया, बचा क्या यहाँ पर एन, और ये एन जो है बिग ऑफ एन आपकी क्या होगी यहाँ पर, इसकी मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी, ठीक है। किस कंडीशन में, जहां पर आपका लूप जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर तो मैंने बात की कि लूप जो है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने एक नोट और लिखा है, इन केस ऑफ टू नेस्टेड लूप, टू नेस्टेड लूप के लिए यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेस्टेड फॉर लूप, यानी अगर कहीं पर आपके नेस्टेड फॉर लूप यूज हुए हैं, यानी कि एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप है, उस कंडीशन में ये जो लीनियर टाइम में आपने जो इक्वेशन का फॉर्म बनाया था ए एन प्लस बी, उस इक्वेशन का फॉर्म क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इन केस ऑफ टू नेस्टेड फॉर लूप की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर होगा क्या, ये ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट होगा। इनको आप क्या करोगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर लोगे, इनको हटाने के बाद क्या बचेगा, एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ पर भी ये जो n स्क्वायर प्लस n बचेगा, आप कंसीडर किसको करोगे, n की हायर वैल्यू को। सो n की हायर वैल्यू कितनी है यहाँ पर, n स्क्वायर। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा कोड है जिसकी टाइम कैलकुलेट करने के बाद में जो आपकी एंड में जो इक्वेशन बन के आ रही है, इक्वेशन का फॉर्म कैसा आ रहा है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। इसका मतलब आप यहीं से समझ जाएं कि उसमें लूप कितने यूज हुए हैं, दो नेस्टेड लूप अगर यूज हुए हैं तो वो इक्वेशन कैसी कहलाएगी, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कितनी होगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास में, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर इन केस ऑफ नेस्टेड लूप द फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, अगर कहीं पर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, क्यूबिक इक्वेशन में आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ए एन क्यूब, आप यहीं से समझ जाए इसका मतलब तीन नेस्टेड लूप आपस में यूज हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन की हायर वैल्यू, दैट मीन्स एन क्यूब, ठीक। एक और है, इफ सेकेंड लूप स्टार्टेड आफ्टर द एंडिंग ऑफ वन लूप, मतलब यहां मैं नेस्टेड लूप की बात नहीं कर रही हूं, एक लूप खत्म होने के बाद अगर दूसरा लूप आपका शुरू हो रहा है, उस कंडीशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका फॉर्म क्या होगा, n प्लस एन इक्वल्स टू 2n, 2 यहां पर कांस्टेंट होगा, बचेगा कितना आपके पास n। यानी अगर कहीं पर एक लूप खत्म होने के बाद दूसरा लूप यूज हुआ है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आपके पास मिल जाएगी, n। लेकिन अगर कहीं पर भी दो नेस्टेड लूप है तो ए एन स्क्वायर, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ए हट जाएगा, एन स्क्वायर रहेगा। कहीं पर अगर तीन नेस्टेड लूप यूज हुए, यानी एक लूप के अंदर दूसरा, एक लूप के अंदर तीसरा अगर यूज हुआ है, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा, दैट मीन्स इसका मीनिंग यहाँ पर सिंपल है कि जब आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है पहला, कि जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करेंगे, जिसका कैलकुलेशन हमने अभी देखा। जितने रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी 1 यूनिट ऑफ टाइम कैलकुलेट करेंगे।
ओके, नेक्स्ट जितने भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट पैरेंथेसिस ब्रैकेट हमें कोई मतलब नहीं है, हम उन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे। आगे अगर कहीं पर इस टाइप का कोड दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है फॉर लूप के अंदर जो भी इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है उसको हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या होगा, अगर किसी भी स्टेटमेंट में या अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन में एक फॉर लूप है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ये आप ध्यान रख लें, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n। अगर किसी भी स्टेटमेंट में दो फॉर लूप हैं लेकिन नेस्टेड लूप हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n इंटू एन यानी n स्क्वायर के फॉर्म में। अगर 3 नेस्टेड फॉर लूप हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n क्यूब यानी n इंटू एन इंटू एन। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी एल्गोरिथम में या किसी भी प्रोग्राम में एक लूप खत्म होने के बाद दूसरा लूप अगर शुरू हुआ है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n प्लस एन। यानी बाय डिफॉल्ट कितना चलता जाएगा, वो यहाँ पर n के फॉर्म में चलता जाएगा, n प्लस एन, n प्लस 2n तो कितना हो गया 3n, 3 हट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास n। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए। आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखिए, कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।